Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये टॉप लेवल एमसीक्यू होने वाला है। आप प्लेबैक स्पीड 1.25 और 1.5 कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। सो बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस, लेट्स स्टार्ट। पहले स्लाइड पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप हमेशा याद रखना है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ओके, एनवायरमेंट के लिए, जैसे कि आर्टिकल 21 में ये लिखा गया है, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट। हर किसी सिटीजन को ये अधिकार रहता है कि वो एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट जिए। पर एक्चुअली असल में तो ये ट्रू नहीं है, क्योंकि चारों तरफ आपको पोल्यूशन ही पोल्यूशन मिलेगा। कहीं पे एयर पोल्यूशन, कहीं पे वाटर पोल्यूशन, कहीं पे हाजार्डस वेस्ट। ओके, सो इसीलिए ये आर्टिकल 21 तो नाम का ही है, इसीलिए हमको क्लीन करना पड़ेगा एनवायरमेंट को। देन आर्टिकल 48A, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनर चॉइस है। The state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. देखिए, स्टेट के पास इतना पावर रहता है और ये उसका ड्यूटी है कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट करे, बोथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ स्टेट हैं जैसे कि बहुत सारे कोशिशों के बाद उनका बहुत सारे डेवलप हुआ है, पर स्टिल हमारे जो 33% रहना चाहिए लैंड का फॉरेस्ट एरिया, वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इंडिया में अराउंड 22% है, ओके, फॉरेस्ट एरिया। सो इसको बढ़ा के 33 करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं आर्टिकल 48A में कुछ ना कुछ रहता है। ओके, अभी आर्टिकल 51 है। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, आप चाहें तो प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, आर्टिकल 51A को देखिए। ईच एंड एवरी सिटीजन का ये ड्यूटी है, ईच एंड एवरी सिटीजन का ये ड्यूटी है कि वो अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट करें। ये एवरी सिटीजन का ड्यूटी है। तो 48A में, जो आर्टिकल 48A में ये स्टेट का ड्यूटी बताया गया है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आर्टिकल 51A में एवरी सिटीजन का ड्यूटी बताया गया है कि वो भी फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, सो ये हमेशा याद रखना। एवरेज कंपोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो MSW के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अवेलेबल है। तो जो देखिए, पहले मैं एक और चीज बता देता हूँ। म्युनिसिपल वाला हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल है वो कब आया था? वो आया था 2000 में, ये याद रखेंगे आप, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ऑब्वियसली अब देखेंगे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो दो कंपोजिशन होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कितना परसेंट है? देखिए, इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका आप याद रखेंगे, 50% से थोड़ा सा कम होता है बायोडिग्रेडेबल, 50% से थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो अभी आप आंसर कर सकेंगे, क्या होगा आंसर? ऑब्वियसली 40 to 45% होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट out of 100% municipal waste. Then second question, this treatment method recommended for human anatomical waste. देखिए, मेडिकल वेस्ट के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, मेडिसिन, कटन, ओके, सीरीज, ऐसा बहुत सारे वेस्ट आता है। उनमें से ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है फ्रॉम मेडिकल, ओके, फ्रॉम हॉस्पिटल आपको ज़्यादातर मिलेगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो उससे हम कैसे, किस मेथड से मैनेजमेंट करेंगे, किस मेथड से उसे ट्रीटमेंट करेंगे? सो बताइए, ये चारों के चारों ऑप्शन दिया गया है, टू ट्राई टू आंसर। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ये सारे के सारे चीजें क्या है। देखिए, केमिकल डिसइंफेक्शन मतलब हम केमिकल देके उस एनाटॉमिकल वेस्ट जो है, केमिकल देके हम उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे, डिजेनरेट करेंगे या फिर कुछ करेंगे, पर केमिकल ही एक वेस्ट है। सो इसीलिए इस मेथड एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑटोक्लेव। देखिए, ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव एक ऐसा कंटेनर आप बोल सकते हैं जिसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से हम बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। सो ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, क्योंकि ये
माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है। तो दो चीजें रह गया, इंसिरेशन एंड वन मोर इससे रिलेटेड पायरोलिसिस। तो ये सही है। तो इंसिरेशन क्या है, पायरोलिसिस क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में आपको दिखाऊंगा। यह होगा सही आंसर। अभी मैं बताता हूं, जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है हम उसे वेस्ट को मिनिमाइज करने का। देखिए, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है उसे हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो पॉलीब्लेंड हमको बनाना पड़ेगा प्लास्टिक वेस्ट से। कैसे, पॉलीब्लेंड इज ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड एंड मॉडिफाइड प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट को आप मॉडिफाइड करके फाइन पाउडर एंड रिसाइकल वेस्ट बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीब्लेंड। तो ये पॉलीब्लेंड मिक्सचर को कोल के साथ मिलाना पड़ता है। कोल कौन सा वाला, बिटुमिनस। देखिए कोल तीन तरह के होता है, एक होता है बिटुमिनस, देन होता है लिग्नाइट, देन होता है एंथ्रासाइट। ये जो बिटुमिनस ये लोएस्ट क्वालिटी का कोल है, और ये जो एंथ्रासाइट है ये हाईएस्ट क्वालिटी का है। याद रखिए नाम एंथ्रासाइट, ओके। और ये बिटुमिनस। तो लो क्वालिटी कोल बिटुमिनस, हाई क्वालिटी कोल एंथ्रासाइट। सो लो क्वालिटी कोल जो है बिटुमिनस, उसके साथ हम पॉलीब्लेंड को मिक्स करके रोड बनाने के काम में आ सकता है, ओके। Blends of polyblend and bitumen when used to lay road enhance the bituminous water repellent. इसे मिला के बनाने का ये फायदा है कि वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा, क्योंकि बिटुमिनस के साथ जब पॉलीब्लेंड मिलता है तो एक मिक्सचर बनाता है जो कि वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी होता है। जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट टेक्निक्स है, पर सबसे अच्छा क्या है और कौन सा फिजिबिलिटी है वो डिपेंड करेगा एनवायरमेंट सिचुएशन का देख के, कितना जगह हमारे पास है उसे डंप करने के लिए। सो पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं। पहला मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ओपन डंप्स। आप सारे के सारे कूड़े जो है सॉलिड वेस्ट को उसे लेके एक डंप में डंप कर देंगे, ओके। मतलब एक एरिया होगा ओपन डंप्स, जस्ट आप फेंक देंगे। ओपन डंप्स रेफर टू अनकवर्ड एरियाज, ओके। उसे कवर नहीं करेंगे, सिर्फ फेंक देंगे। अनट्रीटेड, अनकवर्ड, ओके, नॉट सेग्रीगेटेड। तो क्या होगा ना, वो जो एरिया है वो अच्छा खासा मतलब पोल्यूटेड हो जाएगा। वो एरिया में फ्लाइज, रैट्स एंड अदर इंसेक्ट ग्रो करेंगे, उनके लिए वो एक स्पेशल ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा। और जब अगर इंसेक्ट, रैट्स, फ्लाइज अगर वहां पे रिप्रोडक्शन करते हैं तो फिर क्या होगा, उनका बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन बहुत सारे डिजीज स्प्रेड करेगा और उनका पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो इसीलिए ओपन डम्प्स को अच्छा नहीं माना जाता है। इसका और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स है, जैसे कि लैंडफिल्स। लैंडफिल्स मतलब पहले आप एक ग्राउंड को डग करेंगे, ओके, खुदाई करेंगे। खुदाई करने के बाद जो सब गार्बेज, सॉलिड वेस्ट आपके पास है उसे डाल देंगे, उसको कवर कर देंगे, ताकि क्या होगा, बेनिफिट्स क्या होगा कि फ्लाइज, रैट, उनका ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। सो वही एक अच्छा चीज है लैंडफिल्स में। सो इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। पर अगर हमारे पास बहुत ज्यादा कूड़ा है तो कितना आप डग करेंगे, इसीलिए कभी कभी ओपन डंप्स मेथड भी अपनाया जाता है, ओके। आफ्टर द लैंडफिल इज फुल, द एरिया इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ मड। आप मड डाल सकते हैं, ओके। डेवलप्ड एज ए पार्किंग लॉट और ए पार्क, आप उसे पार्क की तरह भी यूज कर सकते हैं आफ्टर कवरिंग, ओके। सो क्या होगा ना, सराउंडिंग्स में पॉल्यूशन कम फैलेगा, ये अच्छी बात है। पर सबका एडवांटेज है और कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी आपको मिलेगा लैंडफिल्स में। जैसे कि ये सारे के सारे हम कवर कर दिए तो ग्राउंड वाटर जो होगा, जो हमारे प्योर ग्राउंड वाटर होगा, वो कंटेमिनेशन हो सकता है, ये चांसेस होता है। उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल्स, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड एंड एडवांस में थोड़ा बोल सकते हैं, ओके। एडवांस ऑफ दैट लैंडफिल, ओके, ओपन डंप, ओके। सैनिटरी लैंडफिल में क्या करते हैं, पहले एक पॉलीथीन लेते हैं, ओके, जो कि इम्परविएबल है, वेस्ट का भी और वाटर का भी इम्परविएबल। एक डग करते हैं, उसमें पॉलीथीन डालते हैं, ओके, प्लास्टिक पॉलीथीन डालते हैं, ताकि जो भी वेस्ट मटेरियल वो लीक नहीं कर पाएगा, वो इधर रहेगा, उसके बाद उसे कवर कर लेंगे, ओके। ये कॉस्टफुल तो है, सैनिटरी लैंडफिल कॉस्टली तो है, पर ये अच्छा खासा प्रायोरिटाइज किया जाता है और अच्छा खासा ग्राउंड वाटर को पॉल्यूशन होने से रोकता है, ओके। सो इसीलिए इसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जामिनर चॉइस है वो है इंसिरेशन एंड पायरोलिसिस। तो ये दोनों को अच्छे से आप रख लीजिए।
इंसिरेशन पहले देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट इन ए लार्ज फर्नेस एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज इंसिरेशन। ओके, लार्ज फर्नेस में अगर आप बर्निंग करेंगे वेस्ट को तो उसे बोलते हैं इंसिरेशन। इन दिस प्लांट्स द रिसाइकल मटेरियल इज सेग्रीगेटेड। पहले जो रिसाइकल हो सकता है उस मटेरियल को, उसी वेस्ट को सेपरेट करेंगे, उसके बाद जो बचता है उसे हम इंसिरेशन करेंगे, मतलब लार्ज फर्नेस में बर्निंग करेंगे। ओके, बर्निंग गार्बेजेस इज नॉट ए क्लीन प्रोसेस, क्योंकि जब आप गार्बेज को बर्निंग करते हो या फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल को बर्निंग करते हो तो फिर उस वेस्ट मटेरियल का कुछ पोर्शन गैस में निकल जाता है। आपको पता है ना, एनर्जी यू कैन डिस्ट्रॉय और क्रिएट एनी एनर्जी, इट इज जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो इसीलिए कुछ कुछ फॉर्म ऐसा भी होता है, जैसे कि टॉक्सिक आस भी निकल सकता है, उसे आप कहाँ भेजोगे। एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है जो डस्ट की वजह से। ओके, सो इसीलिए इंसिरेशन प्लांट अच्छा माना जाता है और बुरा भी, क्योंकि कंप्लीटली ये इरेडिकेट नहीं करता हमारे वेस्ट को, पर हम बर्निंग करते हैं। देन पायरोलिसिस, ये भी एग्जामिनर चॉइस है। हमेशा एग्जामिनर क्या करता है ना, इंसिरेशन प्लांट्स एंड पायरोलिसिस को ऐसे घुमा फिरा के देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। पर देखिए, आपका कंफ्यूज पूरा तरह क्लियर कर देता हूं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंबशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले इसको नोट कीजिए, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है वो इंसिरेशन प्लांट्स कहलाएगा। मतलब एक फर्नेस, इंसिरेशन प्लांट में फर्नेस होता है, फर्नेस मतलब ऑक्सीजन उसे चाहिए, पर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप करेंगे तो उसे बोलेंगे पायरोलिसिस। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कंट्रोल कंडीशन में हम कंबशन करते हैं, उसे बोलते हैं पायरोलिसिस। तो पायरोलिसिस द गैस एंड लिक्विड थस ऑब्टेन कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। जो पायरोलिसिस में जो लिक्विड या फिर जो गैस बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है उसे आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि कोल, एक कोल मिलेगा तो उसे आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो, तो ये अच्छा माना जाता है। पायरोलिसिस ऑफ कार्बोनेस वेस्ट लाइक फायरवुड, कोकोनट पाम वेस्ट, कॉर्न, कॉर्न्स, कैश्यू सेल, राइस हस्क, पैडी स्ट्रॉ, सॉडस्ट, इल्स, चारकोल। मैंने अभी आपको मतलब बताया ना, चारकोल अगर मिलता है तो उसे आप यूज कर सकते हो फ्यूल की तरह। ये बहुत अच्छा सा सवाल है, ओके, मेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, और ये एग्जामिनर चॉइस भी है। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल वेस्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है। सो आप इसे पढ़ के आंसर दीजिए। ओके, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, 4 और 5 स्लाइड में डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे मेडिकल वेस्ट को क्लासिफाई किया गया है और किस डस्टबिन में इसको हम फेंकते हैं, किस कलर वाले डस्टबिन में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर बा डस्टबिन अवेलेबल है मेडिकल्स में। ओके, तो देखिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब बॉडी पार्ट्स, आप बोल सकते हैं ह्यूमन का बॉडी पार्ट्स। मेडिकल में बहुत ज़्यादा इसका प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम किस वेस्ट कैटेगरी में रखेंगे और कौन सा वाला डस्टबिन हम यूज करेंगे, कौन सा कलर। वेस्ट स्क्रैप। ओके, ग्लास वेयर, डिस्कार्डेड ग्लास वेयर, ग्लास वेयर के लिए सेपरेट डस्टबिन का कलर अवेलेबल है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के लिए स्पेसिफिक कलर अवेलेबल है। ओके, सो एनाटॉमिकल वेस्ट का देखेंगे, स्क्रैप का देखेंगे, ग्लासवेयर का देखेंगे, प्लास्टिक्स का देखेंगे। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। और आप चाहें तो 1.25x और 1.5x कर सकते हैं प्लेबैक से, सो दैट अच्छे से आपको एक रिदमेटिक सुनाई देगा। तो देखिए, आपके लिए फोटोग्राफिक मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है। सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट। ओके, पहले दो कैटेगरी में करते हैं हम, पहले नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट और एक इन्फेक्टेड वेस्ट। तो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट कौन है? नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट मतलब साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो भी केमिकल्स, ओके, जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं मेडिकल में, केमिकल्स यूज करने के बाद वो वेस्ट जनरेट होता है। ओके, सो उसको हम ब्लैक डस्टबिन में, ब्लैक वाले कंटेनर में हम डालते हैं। ओके, तो ये होता है नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। और इन्फेक्टेड वेस्ट को चारों कैटेगरी किया जाए, सॉलिड वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स एंड स्क्रैप्स। ये आया था अभी, सवाल आया था, इसीलिए मैंने बोला नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल एक्सप्लेनेशन में करूंगा। इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स, पॉपकास्ट, जो ड्रेसिंग, जो कटन रह जाता है, जो सिरिंज रह जाता है, ये सारे चीज। देखिए, सिरिंज एक डिफरेंट चीज है और कटन एक डिफरेंट चीज है। कटन, गॉज, ओके, ये सारे, ये रेड वाले
डस्टबिन में आएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक कंटेनर है। देखिए रेड प्लास्टिक कंटेनर मतलब क्या है, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक नहीं है, इस प्लास्टिक कंटेनर का मतलब ही यही है, अगर रेड कलर का कोई भी कंटेनर होगा तो वहां पे आप कॉटन डाल सकते हो, इन्फेक्टेड कॉटन, सॉइल्ड वेस्ट। ओके, अगर प्लास्टिक्स जैसे कि सिरिंज हो गया, ग्लासेस हो गया, ओके, तो उसे आप व्हाइट कलर के कंटेनर में डालोगे। ओके, ये जो प्लास्टिक यहाँ पे लिखा गया है ना, इसको पहले काट दीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। ये प्लास्टिक को आप काट दीजिए, सिर्फ इतना याद रखिए, कंटेनर, ब्लैक कंटेनर में साइटोलॉजिकल ड्रग्स और कोई भी मेडिसिन आप डाल सकते हो। रेड कंटेनर में इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स, ड्रेसिंग करने के बाद जो जो वेस्ट निकलता है उसको डाल सकते हो। येलो कंटेनर में बॉडी का एनाटॉमिकल वेस्ट, जैसे कि प्लासेंटा, पैथोलॉजिकल वेस्ट, ओके, कुछ कुछ वेस्टिजियल पार्ट्स, इसको आप डाल सकते हो येलो कंटेनर पे। ब्लू कंटेनर पे सिरिंज आप डाल सकते हो, ग्लोव्स आप डाल सकते हो, इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स आप डाल सकते हो ब्लू कंटेनर पे। ओके, एंड नीडल एंड ग्लास वेयर्स, जो कि ग्लास से रिलेटेड, ओके, ग्लास से रिलेटेड जो भी चीजें है वो आप व्हाइट कंटेनर में डाल सकते हो, इतना याद रखिए। तो ऐसा क्यों, ओके, ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट है उसको आप क्या करेंगे, लैंड फिलिंग करेंगे, उसे हम लैंड फिलिंग करेंगे। अगर रेड कलर कंटेनर में जो वेस्ट है उसे आप डीपली बर कर देंगे। ओके, बहुत डीपली हम डग करेंगे कोई भी कूड़ा और उसमें डाल के कवर कर देंगे। जो येलो कंटेनर वाला जो एनाटॉमिकल वेस्ट है उसे भी हम डीपली सॉइल में बर कर देंगे। ओके, ये जो रेड वाला है ना, पहले उसको ऑटोक्लेव देंगे, ऑटोक्लेव में हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर में सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे, उसके बाद बरीड करेंगे। ओके, पर येलो कंटेनर वाला ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल ना है ना, ये जो एनाटॉमिकल वेस्ट है, ये प्लासेंटा है, ये सब ह्यूमन बॉडी बायोलॉजिकल वेस्ट, सो इसलिए आप इसको सिर्फ डीप बरिल कर सकते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है। ओके, देन इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स जो था ब्लू कंटेनर में, उसे पहले आप क्लोरीन सॉल्यूशन से डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ओके, ये भी वही होगा। सार्फ जो नीडल है, जो ग्लासवेयर्स है, ग्लासवेयर्स, तो ये भी सारे इस कैटेगरी में आएंगे, व्हाइट वाले कैटेगरी में, और इसको भी हम पहले क्लोरीन के द्वारा डिसइंफेक्टेड करके रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स को भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि येलो कंटेनर में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, इतना ही याद रखिए। ओके, रेड कंटेनर में आप बोटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स, ओके, ये सारे चीज, यूरिन बैग, सिरिंज, इसको आप रख सकते हैं। व्हाइट कलर कंटेनर में वेस्ट सार्फ्स, ओके, सार्फ्स इंक्लूडिंग मेटल्स, जो सार्फ मेटल है उसको आप व्हाइट वाले कंटेनर में डालेंगे। ब्लू कंटेनर में ग्लासवेयर्स, ओके, ब्लू कंटेनर में ग्लासवेयर्स। फिर भी अगर आपको याद नहीं, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। ओके, ये अकॉर्डिंग टू होता है मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, ओके, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2018, लेटेस्ट वाला है, आप देख सकते हैं। सो इसमें देखिए वही सारी चीज लिखा गया है। ये येलो वाला कंटेनर, ओके, येलो वाला कंटेनर में ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल का एनाटॉमिकल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन वेस्ट, केमिकल लिक्विड्स, सॉलिड वेस्ट। जो ब्लू कलर कंटेनर है उसमें आप इन्फेक्टेड ग्लास बोतल, ओके, ग्लास, जनरली ग्लास से रिलेटेड जो होगा वो ब्लू कलर बॉक्स में या फिर ब्लू कलर कंटेनर में डालेंगे। व्हाइट कलर जो सार्फ वाला हुआ, सार्फ, ये सिर्फ सार्फ आप याद रखिए, व्हाइट कलर में सार्फ। और रेड कलर में क्या, रेड कलर में मैक्सिमम पॉलीथीन, आप ऐसे बोल सकते हैं, ये सारे पॉलीथीन होता है रेड कलर में। तो एक जिस्ट में बता देता हूं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रिलेटेड टू येलो कंटेनर। ओके, ग्लास टर्म अगर आया वो रिलेटेड टू ब्लू कंटेनर, सार्फ टर्म आया तो वो रिलेटेड टू व्हाइट कंटेनर, पॉलीथीन टर्म आया तो वो रिलेटेड टू रेड कंटेनर। एक बार फिर से, येलो कंटेनर में कैटेगरी 1, 2, 3, 6
और इसको कौन सा वाला, ये जो 1 2 3 6 ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन इंसिलेशन आप कर सकते हैं, डीप बरियल कर सकते हैं, रेड कलर कंटेनर पे जो होता है उसे आप ऑटोक्लेव करके केमिकल ट्रीटमेंट करके उसके बाद उसे डीप बरियल करेंगे। ब्लू कंटेनर में जो है ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, ये सारे के ट्रीटमेंट जरूरी है। ब्लैक कंटेनर में जो है उसको डिस्पोजल इन सिक्योर लैंडफिल कर सकते हैं आप ब्लैक कंटेनर में। ओके, so this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.